हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीएमएस कंपटीशन क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है जीएमएस कंपटीशन क्लासेस में। रोज की तरह आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 17 अक्टूबर का करंट अफेयर। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अक्टूबर महीने का करंट अफेयर डेली बेसिस पर पढ़ रहे हैं और प्रत्येक क्वेश्चन को हम लोग डिटेल से डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो आज की जो क्लास है रोज की तरह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। सारे क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यदि अभी आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको क्लास की नोटिफिकेशन डेली मिलती रहे। ठीक है, तो आज की जो क्लास है हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में आप पढ़ोगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में और यूनाइटेड नेशन के यूएनजीए के बारे में पढ़ोगे। तो ये सारी चीजें, जितनी भी कंसेप्चुअल चीजें हैं, आपको इस क्लास में आज दिखाई पड़ेंगी। तो क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए देखते हैं आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कौन है और किस प्रकार का क्वेश्चन है। रुको, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है सुप्रीम कोर्ट से। इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट चर्चा में रहा था। किस लिए चर्चा में रहा था? सुप्रीम कोर्ट की हाल ही में 75वीं वर्षगांठ मनाई गई थी, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे का अनावरण किया गया। अनावरण कौन करता है? हमारी राष्ट्रपति जी करती है। और आज हमारा सुप्रीम कोर्ट फिर से चर्चा में आ गया है। किस लिए आ गया है? क्योंकि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में 33 तो क्या है, जज है, और एक क्या है, एक सीजेआई होता है, जिसे हम लोग मुख्य न्यायाधीश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य न्यायाधीश बोलते हैं। और हाल ही में लगभग 10 नवंबर को जो हमारे वर्तमान समय के मुख्य न्यायाधीश हैं, इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट है, ये हमारे भारत की एक संवैधानिक संस्था है। क्या है? संवैधानिक संस्था है। पहली बात तो आप लोगों को यही पता होना चाहिए कि ये संवैधानिक है या वैधानिक है। तो ये एक संवैधानिक क्या संगठन है, संस्था है। ठीक है, हमारे भारत सरकार की संवैधानिक संस्था है, जिसका वर्णन कहां पर है? जिसका वर्णन संविधान के भाग 5 में है। कहां पर है? संविधान के भाग 5 में है। और बात करें आर्टिकल की, तो आर्टिकल कहां से कहां तक है? आर्टिकल कहां से कहां तक है? आर्टिकल 140, आर्टिकल 140, 124 से आर्टिकल कहां तक है? आर्टिकल 124 से आर्टिकल 147 तक कहां किसका वर्णन है? सुप्रीम कोर्ट का वर्णन है। ठीक है, आर्टिकल 148 में कैग फिर आ जाता है। ठीक है, कौन आ जाता है? कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल आ जाता है। और सुप्रीम कोर्ट का वर्णन संविधान के भाग 5, जो कि किसे बताता है? संघ को बताता है। इसी में हमारे सुप्रीम कोर्ट का वर्णन है। वहां पर आपको क्या क्या देखने को मिलता है? भाग 5 में वहां पर आपको देखने को मिलता है संसद देखने को मिलती है, कार्यपालिका और सुप्रीम कोर्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट एक क्या है? संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था वह संस्था होती है जिसके बारे में हमारे संविधान पर कहीं ना कहीं वर्णन होता है। ठीक है, बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में 33 तो जज है। क्या है? 33 तो न्यायाधीश है। 33 तो न्यायाधीश है। और उसके साथ एक आपका क्या है? एक होता है मुख्य न्यायाधीश। क्या होता है? मुख्य न्यायाधीश होता है। मुख्य न्यायाधीश। अच्छा, मुख्य न्यायाधीश कैसे बनते हैं? तो मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए सारी एलिजिबिलिटी मैंने बताया है कि हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल न्यायाधीश का वर्क किया हो। ठीक है, या फिर 10 साल तक वकीली किया हो। ठीक है, 10 साल तक वकील का वर्क किया हो, तो ये सब एलिजिबिलिटी होती है। या फिर सरकार की नजर में अच्छा कानून का ज्ञाता हो, तब उसे क्या किया जाता है? तब उसे सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई बनाने की वो एलिजिबल बना दिया जाता है। ठीक है, लेकिन इस समय सुप्रीम कोर्ट का जो सीजीआई है वो कैसे बनता है? वो इस समय जो ये बन रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी क्या कर रहे हैं? न्यायाधीश के पद पे थे। ठीक है, और ये जो मुख्य न्यायाधीश है, इन्हें शॉर्टकट में सीजेआई बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोला जाता है। और ये किसे बनाया जाता है? सुप्रीम कोर्ट के जज में से ही जो मोस्ट सीनियर जज होता है। ठीक है, मोस्ट सीनियर जज जो होता है, मोस्ट सीनियर जो जज होता है, उसी को क्या किया जाता है? ये बनाया जाता है। ठीक है, और ये क्रम चलता रहता है। क्या चलता रहता है? क्रम चलता रहता है। और देखो, इसका क्रम चलता रहता है। जो भी मोस्ट सीनियर के पद पे आता है, तो जब रिटायर होते हैं तो इन्हें नंबर मिल जाता है। ठीक है, तो जो वर्तमान समय के हमारे सीजीआई है, उनका नाम क्या है? उनका नाम आपको पता होना चाहिए। क्या है? डी.वाई. चंद्रचूड़ नाम है। ठीक है, डी.वाई. चंद्रचूड़ नाम है इनका। और उसके बाद ये हमारे कौन से नंबर के सीजीआई थे? 50वें नंबर के। ठीक है, कौन से नंबर के थे? 50वें नंबर के सीजीआई थे। और इनका जो कार्यकाल है वो समाप्त हो रहा है नवंबर को। ठीक है, नवंबर में इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। और उसके बाद जो अगला हमारा सीजीआई होगा, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी घोषणा कर दिया कि अगले जो हमारे सीजीआई बनेंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो कौन बनेंगे?
संजीव खन्ना जी बनेंगे। ठीक है, कौन बनेंगे? संजीव खन्ना। तो संजीव खन्ना की अगर हम बात करते हैं तो ये दिल्ली से बिलोंग करते हैं। कहां से? दिल्ली से बिलोंग करते हैं। इन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में कई दिन तक वकील का भी काम किया है और न्यायाधीश का भी वर्क किया है। ठीक है, और ये वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट के जज थे और अब ये सुप्रीम कोर्ट के क्या बनने जा रहे हैं? CJI बनने जा रहे हैं। ठीक है, तो संजीव खन्ना हमारे कौन से नंबर के हो जाएंगे? 51वें नंबर के CJI हो जाएंगे। कौन से नंबर के? 51वें नंबर के CJI बन जाएंगे हमारे सुप्रीम कोर्ट के, जिनका कार्यकाल केवल 6 महीने का रहेगा। कब तक के लिए? 6 महीने के लिए रहेगा। 6 महीना इसका मतलब होता है कब तक रहेंगे? तो लगभग ये मई तक इनका कार्यकाल रहेगा। ठीक है, नवंबर से काउंट कर लेना, मई तक इनका क्या रहेगा? कार्यकाल रहेगा, मई 2025 तक। उसके बाद फिर ये भी क्या हो जाएंगे? रिटायर हो जाएंगे। क्या रिटायर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का जज कहीं पर वर्क कर सकता है? CJI नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये सारे प्रावधान होते हैं, सभी आपको पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है, इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? इसे मैं इरेज कर सकता हूं, इसे इरेज करने जा रहा हूं। ठीक है, अब बात आती है सुप्रीम कोर्ट का जो CJI होता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी जो नियुक्ति होती है, बताओ कौन करता है? इसकी जो नियुक्ति होती है वो करते हैं हमारे भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, कौन करता है? भारत के हमारे राष्ट्रपति क्या करते हैं? इनकी नियुक्ति करते हैं। बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हो जाती है? 26 जनवरी 1950 को क्या हो जाती है? इसकी स्थापना हो जाती है। ठीक है, इसकी स्थापना हो जाती है। और इसके जो पहले CJI बनते हैं, फर्स्ट CJI का नाम आप लोग लिख लो। पहले जो CJI बनते हैं उनका नाम HJ कानिया था। क्या नाम था? HJ कानिया नाम था। हीरालाल J कानिया नाम था। HJ कानिया, इनका नाम लिख लो। जो हमारे पहले CJI बनते हैं उनका नाम क्या था? HJ कानिया नाम था। सुप्रीम कोर्ट, बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये क्या है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। लेकिन इसके पहले भी आप लोगों ने पढ़ा होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पढ़ा होगा। पढ़े हो? कौन कौन पढ़ा है हिस्ट्री में? रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, और उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935। ये सारे एक्ट ब्रिटिशर्स के शासन में ये सारे एक्ट आए हुआ करते थे। जिस समय ये एक्ट आते थे वो कोई ना कोई बदलाव या कोई ना कोई भारत में कानून लाते थे। ठीक है, तो सर्वप्रथम अगर बात करें तो ये तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हो गई। बात करते हैं सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब किया गया था? सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब किया गया था? तो देखो, एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। ठीक है, और ये केवल सुप्रीम कोर्ट है। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझना, पेपर में सुप्रीम कोर्ट केवल आया कि कब किया गया था सर्वप्रथम। तो 1773 का अगर रेगुलेटिंग एक्ट होता है तो वहां पर आप ऑप्शन में 1773 करोगे। यदि आपसे पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत अगर आ जाए तो फिर वो आप वहां पर ऑप्शन रहेगा आपको 1773 ऑप्शन नहीं रहेगा, वहां पर आपको रहेगा 26 जनवरी 1950। ठीक है, 26 जनवरी 1950 वहां पर ऑप्शन रहेगा और वही राइट आंसर रहेगा। लेकिन अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट की केवल, तो सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दिया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत किया गया था। 1774 में किया गया था। ठीक है, एंड 1773 का एक्ट था। 1773 में इसकी स्थापना कर दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद इसके जो पहले CJI बनते हैं, वो बनती हैं सर एलिजा इम्पे। ठीक है, कौन बनते हैं? सर एलिजा इम्पे क्या बनते हैं? इनके पहले CJI बनते हैं। ठीक है, इसे बाद में समाप्त कर दिया जाता। क्यों? क्योंकि इसके फैसले को भी चैलेंज कर दिया जाता था। कोई भी डिस्प्यूट होता था, अगर ब्रिटिशर्स के कोई आदमी के खिलाफ अगर इसमें फैसला जाता था तो वो लोग उसको नहीं मानते थे और वो कहते थे हमारे यहाँ चलो, ब्रिटेन में चलो और वहां पर हमारी जो रानी है वो फैसला करेंगे। ठीक है, इस तरीके से तो जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ अगर कोई भी मैटर होता था तो इसकी फैसले को माना ही नहीं जाता था। ठीक है, इसलिए धीरे धीरे इसको समाप्त कर दिया गया। और जब भारत आजाद होता है तो लोकतंत्र भारत का एक सुप्रीम कोर्ट बनाया जाता है। ठीक है, जो कि आजाद होने के 3 दिन बाद बनाया जाता है। डेमोक्रेटिक बनने 26 जनवरी को ही बना दिया जाता है। ठीक है, पेपर में 28 भी आ सकते हैं। 26 जनवरी के 2 दिन बाद 28 जनवरी को बनाया जाता है। ठीक है, लेकिन 26 जनवरी पेपर में अगर आता है तो 26 जनवरी या 28 जनवरी, दो में से एक डेट को क्या करो, ज्यादा प्रेफर करो, और 28 जनवरी को ज्यादा प्रेफर करो। ठीक है, लोकतंत्र बनने के बाद 26 जनवरी को तो हमारा भारत लोकतंत्र होता है। इसके 2 दिन बाद क्या कर दिया जाता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कर दिया जाता है। ठीक है, बात करते हैं अब इस सुप्रीम कोर्ट की, तो क्या इसके फैसले को भी चैलेंज किया जा सकता है? तो देखो, ये हमारा
एंड फर्स्ट और लास्ट, ठीक है, ये हमारा लास्ट न्यायालय है। इसके फैसले को हम लोग कहीं पर भी चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इसका फैसला लास्ट फैसला होता है। वो भारत के किसी भी कोर्ट का फैसला हो, जब ये सुप्रीम कोर्ट में आता है तो सुप्रीम कोर्ट जो फैसला सुनाता है उसको मानना ही पड़ता है, ठीक है, उसको मानना ही पड़ता है। और इसके फैसले को आप कहीं पर भी चैलेंज नहीं कर सकते, किसी भी हाई कोर्ट में नहीं कर सकते, वो किसी भी राज्य की, ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है ये हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है, क्या है, सर्वोच्च न्यायालय है। और बात करते हैं आर्टिकल जो 129 है, लिखो आर्टिकल 129, आर्टिकल 124, आर्टिकल 143, ये सुप्रीम कोर्ट का काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आर्टिकल 124 बोलता है कि भारत में क्या होगा, भारत में सुप्रीम कोर्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट का वर्णन करता है, सुप्रीम कोर्ट होगा, इसका वर्णन करता है कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 124, ठीक है। और आर्टिकल 129, तो जो सुप्रीम कोर्ट होगा एक अभिलेखीय न्यायालय होगा, अभिलेखीय न्यायालय होगा, अभिलेखीय न्यायालय होगा। ये कौन सा आर्टिकल बोलता है, आर्टिकल 129 बोलता है, ठीक है। अभिलेखीय का मतलब क्या होता है, अभी बता रहे हैं हम लोग, ठीक है। और बात करते हैं 143 की, तो हमारा जो राष्ट्रपति है, हमारे भारत के जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से समाज के कल्याण के लिए, ठीक है, समाज के कल्याण के लिए किसी भी विषय पर क्या कर सकते हैं, किसी भी विषय पर क्या कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। कौन ले सकता है, हमारे भारत के राष्ट्रपति। लेकिन इस सलाह को मानने के लिए हमारा राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं होगा कि उसे माने, ठीक है, वो उसकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करेगा, वो चाहे माने या ना माने। लेकिन अगर उसको नहीं समझ में आ रहा है कि भारत में लोगों के कल्याण के लिए क्या किया जाए, कैसे और संविधान को मजबूत किया जाए, तो वो सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 143 के तहत ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट को देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति इसको मानने के लिए बाध्य नहीं रहेगा, ठीक है। बात करते हैं अभिलेखी के, तो देखो सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला सुनाता है तो उसे लिख कर बढ़िया रखता है, ठीक है, लिख कर एक अभिलेख के रूप में रख देता है। और उसी फैसले को क्या किया जाता है, आगे कभी भी उससे रिलेटेड अगर मैटर होता है तो उसी फैसले को क्या किया जाता है, बताया जाता है कि मैंने ये फैसला सुनाया था, ठीक है। मान लो कभी आप बदल जाओ और बता दो कि मर्डर करने की जो सजा है वो 10 साल थी और आप बदल जाओ, ज्यादा मर्डर फिर बाद में होता है, आपको 20 साल हो गई है ना, तो आप उसे चैलेंज कर सकते हो कि आपने ये फैसला सुनाया था फलाना दिन, आपने इस सजा के लिए इतना क्या दिया था, सजा दिया था, ठीक है, तो आप उसे चैलेंज कर सकते हो, ठीक है। इसलिए क्या किया जाता है, किसी भी फैसले को एक अभिलेख के रूप में लिख के रखा जाता है, ठीक है। तो सारी चीजें समझ में आ गई होंगी मुझे उम्मीद है। और यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो देखो डी.वाई. चंद्रचूड़ ये क्या है, ये वर्तमान में अभी भी क्या है, CJI है, वर्तमान में CJI है, जो कि नवंबर में क्या हो रहे हैं, रिटायर हो जाएंगे, 10 नवंबर के करीब क्या हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। और बात करते हैं वाई.वी. चंद्रचूड़ की और संजीव खन्ना की, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, अगले CJI हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, अगले CJI हो जाएंगे। और बात करते हैं यहाँ पर रंजन गोगोई एक है और एक यहाँ पर वाई.वी. चंद्रचूड़ है। तो लिखो सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे लंबा जो कार्यकाल तक रहने वाले CJI कौन है, वाई.वी. चंद्रचूड़ है, जो कि इनके फादर है, क्या है, इनके पिताजी है, ठीक है। कार्यकाल तक रहने वाले CJI कौन है, इनका नाम है वाई.वी. चंद्रचूड़। क्या नाम है, वाई.वी. चंद्रचूड़ नाम है। ये सबसे लंबे समय तक रहते हैं, कार्यकाल तक रहते हैं। और जो हमारे अगले हो जाएंगे CJI, इनका नाम है संजीव खन्ना और एक है रंजन गोगोई। तो लिख लो कि जो बाबरी मस्जिद है, ठीक है, बाबरी मस्जिद विवाद, बाबरी जो मस्जिद जो अयोध्या में है ना, बाबरी मस्जिद विवाद का फैसला किसने सुनाया था, बाबरी मस्जिद विवाद का फैसला सुनाया था रंजन गोगोई जी ने, ठीक है। क्या किया था रंजन गोगोई जी ने, जो कि हमारे 46वें CJI हुआ करते थे, छोटे कद के थे, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, बाबरी मस्जिद विवाद सुना था, अयोध्या का जो मामला था, ठीक है। और इन्होंने हिंदू के पक्ष में क्या करते हैं, फैसला देते हैं और वहां पर राम मंदिर बनवाते, आप सभी को पता है। और मुस्लिम के लिए जो मस्जिद बनी थी उसके लिए अलग जगह का क्या करते हैं, प्रावधान करते हैं, ठीक है, कि आपको अलग जगह दे दिया जाएगा, आप क्या करना, बना लेना, ठीक है। अब इनको क्या कर दिया गया है, अब इनको राज्यसभा में एज ए मेंबर नॉमिनेट कर दिया गया, ठीक है। राज्यसभा में हमारे राष्ट्रपति जी के द्वारा क्या कर दिया गया है, सदस्य नॉमिनेट या मनोनीत कर दिया गया, किसे, रंजन गोगोई को। और किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो न्याय क्षेत्र से, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व क्या थे, CJI थे।
ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर तो एंड इनका पूरा नाम क्या था, डी.वाई. चंद्रचूड़ का तो धनंजय यशवंत, ठीक है, नाम पूरा नहीं, हमेशा शॉर्टकट में ही नाम पेपर में भी आता है, ठीक है। और उसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना क्या करेंगे, इसे संभालेंगे। और इनका जन्म दिल्ली में होता है, कभी कभी राज्य भी पूछ लेता है कि किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो इन्होंने दिल्ली में 30 हजारी जेल जो भी कोर्ट वगैरह है वहां पर क्या किया है, प्रैक्टिस भी किया है, दिल्ली हाई कोर्ट में भी जज का भी काम किया है, ठीक है। ये है हमारे अगले संजीव खन्ना सीजेआई, और ये वर्तमान में क्या है, हमारे वर्तमान समय के सीजेआई जिनका नाम क्या है, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ नाम है, ठीक है। बात करते हैं अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक अपडेट और होता है जिसे जानना बहुत ही जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्ट पीछे एक महिला आपको नजर आती थी, ठीक है, आती थी ना, जिसके आंख पे क्या हुआ करती थी, काली पट्टी बंधा हुआ करती थी, जो किसे प्रदर्शित करती है, कानून अंधा है, ठीक है। लेकिन अब कानून अंधा नहीं है, इस पट्टी को हटा दिया गया है, ठीक है, इस पट्टी को हटा दिया गया है। इन्होंने एक हाथ में तलवार लिया था, ठीक है, इसकी अगली पिक शायद मैंने लगाया था, भेजा था, इन्होंने लगाया नहीं है, ठीक है, इन्होंने लगाया नहीं, तो ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। एंड इनके एक हाथ में हुआ करती थी क्या, एक हाथ में यहाँ पर तलवार हुआ करती थी और एक हाथ में तराजू। तराजू क्या डिनोट करता था कि समाज में जो कानून है सभी के लिए बराबर है, ठीक है, क्या डिनोट करता था कि समाज में सभी के लिए जो कानून है बराबर है, सभी के लिए समान फैसला दिया जाएगा, किसी लिए कोई स्पेशल बांटा नहीं जाएगा कि अमीर हो तो आपके लिए अलग फैसला, उनके लिए अलग, ठीक है। तो ये क्या डिनोट करता है, सभी के लिए समान न्याय। और उसके बाद जो ये काली पट्टी थी, इसका मतलब था कानून अंधा है, लेकिन अब इसे पट्टी को खोल दिया गया है, ठीक है, अब इसे पट्टी को खोल दिया गया है। और एक अपडेट और किया गया है कि जो हाथ में तलवार थी इसे हटाकर संविधान की किताब रख दिया गया, ठीक है, संविधान की हाथ में किताब पकड़ा दिया गया है और इस मूर्ति को अपडेट कर दिया गया, ठीक है। तो हाल ही में ये काम किया गया है। इसके साथ ही मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि 75वीं वर्षगांठ पर क्या किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के झंडे का भी अनावरण किया गया है, ठीक है, जिसका कलर यहाँ पर दिख रहा होगा, क्या है, ब्लू कलर का, ठीक है, नीले कलर का है। और बात करते हैं इस झंडे पे क्या लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है, यशो यतो धर्मस्ततो जया, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, जहां धर्म है वहां विजय होगी, ठीक है, जहां धर्म है वहां विजय होगी। और इसका अनावरण हमारी राष्ट्रपति जी करती है, ठीक है, जो कि कौन है वर्तमान समय की, द्रौपदी मुर्मू जी है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर मैंने ऐड किया है, तो आप लोगों को बताना है, ये क्वेश्चन अब आप लोगों को बताना है कि सुप्रीम कोर्ट का वर्णन किस आर्टिकल में है, सुप्रीम कोर्ट का वर्णन किस आर्टिकल में है। तो अभी हमने बताया आर्टिकल किसमें है, आर्टिकल 124 में है, पेपर में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का वर्णन कहां पर है, आर्टिकल 140 में है। और सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई की नियुक्ति कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं, कौन करते हैं, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति जी करते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम एच.जे. कानिया, आप बताओगे, क्या बताओगे, एच.जे. कानिया। पेपर में एच.जे. कानिया नहीं है तो सर एलिजा इम्पेवारो, ठीक है, दो आप लोग दो जानते हो, ठीक है। यदि हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात करता है तो एच.जे. कानिया, और रेगुलेटिंग एक्ट वाले की बात करता है तो सर एलिजा इम्पे, ठीक है। और फातिमा बीबी ये हमारी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी, लिख लेना, पॉइंट नहीं करके लिख लेना कि फातिमा बीबी ये हमारी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है, फातिमा बीबी इनका नाम था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी शायद हमने पढ़ाया भी था, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हमने शायद पढ़ाया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओगे कि हाल ही में भारत किस देश के साथ लगभग 31, ठीक है, लगभग 31 एंड ड्रोन का एग्रीमेंट करता खरीदता है, ठीक है, 31 ड्रोन खरीदता है, ठीक है। इसका नाम भी बता देते हैं हम लोग, ठीक है, नाम भी बता दे रहे हैं, इसका नाम है MQ-9, क्या नाम है, MQ-9 रीपर ड्रोन, ठीक है, क्या नाम है, MQ-9 रीपर ड्रोन नाम है इसका, ठीक है। हाल ही में भारत लगभग 32,000 करोड़, ठीक है, 32,000 करोड़, ठीक है, 32,000 करोड़ रुपए की ये डील होती है जिसमें आपके 31 ड्रोन खरीदे जाएंगे, ठीक है। हाल ही में भारत किस देश से खरीदता है, आप लोगों को बताना है, किसे खरीदता है, ईरान से खरीदेगा, नहीं खरीदेगा, ईरान से खरीदेगा तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, सैंक्शन लग जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ईरान इस समय अमेरिका की नजर में बना हुआ है, कोई भी देश इसके साथ व्यापार करता है इसका मतलब उसे अमेरिका से दुश्मनी लेनी पड़ेगी, ठीक है। और इजराइल से खरीदेगा, इजराइल इस समय खुद क्या कर रहा है, लड़ाई के क्षेत्र में घुसा हुआ है, ठीक है, उसे खुद हथियार की जरूरत है तो वो इस समय बेच नहीं सकता, ठीक है, उसके पास क्षमता ही नहीं है बेचने की इस समय, क्योंकि अभी इस समय उसे खुद बहुत जरूरत है, कोई अमेरिका वगैरह खुद इसे क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं हथियार, ठीक है।
फ्रांस ने भी ऐसे कोई ड्रोन नहीं बनाया है, ठीक है, जो भारत को सेल करे। वो क्या कर रहा है, राफेल वगैरह बना रहा है और विमान वगैरह को क्या करता है, सबमरीन वगैरह को बेचता है, ठीक है। अभी ड्रोन के क्षेत्र में फ्रांस या यूके वगैरह इतना नहीं उतरे हैं, ठीक है। उतरा कौन है ये, ठीक है, यूएसए क्या करेगा, हाल ही में आपको पता क्वाड की बैठक कहां पर होती है, यहीं पर होती है ना। और हमारे प्रधानमंत्री जी 21 से 23 सितंबर के बीच में यहाँ जाते भी है, ठीक है। तो यहीं पर क्या होता है, जॉय बाइडेन और प्रधानमंत्री जो पीएम हमारे मोदी जी हैं, ये दोनों जी क्या करते हैं, डील को फाइनल करके आते हैं, ठीक है। अब 31 रीपर ड्रोन क्या होगा, भारत आएगा, जो कि काफी अच्छा ड्रोन है। जो भारत और अमेरिका के बीच में ये डील है, ठीक है, ये अभी हमने बताया। भारत से अमेरिका और क्या खरीदता है, ठीक है, एंड अमेरिका से भारत और क्या खरीदता है, तो अमेरिका से जो भारत है वो खरीदता है P-8 विमान, ठीक है, P-8I विमान खरीदता है। और क्या खरीदता है, बोइंग के विमान खरीदते हैं, जिससे प्रधानमंत्री खुद चलते हैं, ठीक है। और हाल ही में जो हमारे यहाँ बेंगलुरु में होने वाली प्रदर्शनी है, ठीक है, हाल ही में बेंगलुरु में जो होने वाली आने वाले टाइम में जो एयर डिफेंस एक्सपो होता है, क्या होता है, डिफेंस एक्सपो होता है। इसमें विभिन्न देशों के विभिन्न प्रकार की कंपनियां आती हैं, अपने बड़े बड़े एरोप्लेन और फाइटर जेट इन सब का प्रदर्शनी करती हैं और दिखाती हैं कि हमारा फाइटर जेट इतना पावरफुल है, हमारा इतना है, ठीक है। तो वहां पर भी मे बी जो लॉकहीड मार्टिन कंपनी है, लॉकहीड जो मार्टिन कंपनी है अमेरिका की, ये सब क्या आएंगी अपना F-35 वगैरह विमान। हालांकि ये किसी को बेचते नहीं है, इसकी शायद डुप्लीकेट कॉपी वगैरह लेकर आए या इसे थोड़ा छोटा वाला लेकर आए, ठीक है। तो इसी को क्या करेंगे, वहां पर दिखाएंगे। रसिया का भी आएगा काफी पावरफुल विमान, जो कि 5th जनरेशन का है, 70 वगैरह, सुखोई 70 वगैरह भी आएगा। देखते हैं वहां पर किस विमान की फिर से एग्रीमेंट होता है, फिर से खरीदारी करता है भारत, ठीक है। ये सब क्या है, F-35 वगैरह, ये सब 5th जनरेशन के विमान है। और अभी हमारे भारत के पास 4th और 5th जनरेशन के बीच का है, 5th का नहीं है, ठीक है। और बात करते हैं भारत क्या करता है, अमेरिका से P-8I विमान भी खरीदता है, बोइंग का विमान खरीदता है। ये रहा आपका MQ-9 रीपर ड्रोन, जो कि किसके काम आता है, जो कि काम आता है, ये एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। मतलब इस पर कोई व्यक्ति या कोई आदमी इसको बैठ के नहीं चलाता है, इसे रिमोट के द्वारा चलाया जाता है, ठीक है। इसे रिमोट के द्वारा चलाया जाता है, जो कि लगभग 23 से 24 घंटे लगातार उड़ने में सक्षम है और लगभग 10 से 15,000 किलोमीटर दूरी तय कर सकता है, ठीक है। काफी एल्टीट्यूड, ऊंचाई तक जाता है। आप एक देश से बैठ के दूसरे देश पर आसानी से हमला कर सकते हो, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखा है, तो आप लोग बताओ कि कामकाजी ड्रोन, ठीक है, कामकाजी ड्रोन ये किस देश का ड्रोन है। अभी हमने बताया कुछ समय पहले, आपको बताया था कि जो कामकाजी ड्रोन है, ठीक है, ये कहाँ का है, ईरान का है। कहाँ का है, ईरान का है। और इस ड्रोन को ईरान ने रूस को दिया था, किसके खिलाफ लड़ने के लिए, यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के लिए, ठीक है। यहाँ पर एक थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम लिखा है, ये किस देश का है, तो जो थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, थर्ड भी बोला जाता है कभी कभी, ठीक है। एंड तो ये यूएसए का एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। ये ऑलरेडी दक्षिण कोरिया, जापान, ठीक है, में डिप्लॉय है, यूएसए में डिप्लॉय है। इसके साथ ही इन्होंने इजराइल को ये देने के लिए बोल दिया कि अब हम इजराइल में अपना एयर डिफेंस सिस्टम भेजेंगे, जिसका नाम क्या है, थर्ड नाम है। एंड ये क्या करेगा, ईरान वगैरह से आने वाली मिसाइलों को रोकेगा, ठीक है। और S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है, ये भारत किससे खरीदता है, S-400 जो भारत है ये किससे खरीदता है, रूस से खरीदता है। और ऑलरेडी लगभग 3 से 4 एयर डिफेंस सिस्टम आ चुके हैं भारत, ठीक है। आने वाले टाइम में और आएंगे, ठीक है। इसके साथ चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और अभी हाल ही में आपने जुलाई के महीने में आपने पढ़ा था कि रूस से सबसे ज्यादा, रसिया से सबसे ज्यादा ऑयल का इंपोर्ट करने वाला देश कौन बना था, कौन बना, भारत बना, ठीक है। इसके पहले कौन था, इसके पहले नंबर 1 पर था चाइना। भारत ने चीन को भी पिछाड़ दिया, ठीक है, भारत ने चीन को भी पिछाड़ दिया। और 2021-22 में शुरू होता है आपका कौन सा युद्ध, रसिया यूक्रेन वॉर शुरू होता है, ठीक है। रसिया यूक्रेन वॉर शुरू होता है। आपको पता है किस लिए वॉर शुरू होता है, कोई बताएगा मुझे। रसिया जो यूक्रेन वॉर है, लगभग 700 से भी ज्यादा दिन हो गए हैं और अभी भी युद्ध रुका नहीं है, ठीक है। अभी भी युद्ध रुका नहीं है, युद्ध जारी है। और इसी युद्ध, जैसे ये युद्ध छिड़ता है, ये जो रसिया है इसके ऊपर जितने भी यूरोपियन कंट्री हैं, EU जिसे बोला जाता है, यूएसए है, यही दोनों क्या करते हैं, यूएसए अधिकतर सभी देशों पे सैंक्शन लगाता है, क्या कहता है, सैंक्शन लाद देता है, जिसके कारण वो देश बर्बाद हो जाता है। और अब रसिया नॉर्थ कोरिया को भी आगे कर दिया, ठीक है, उत्तर कोरिया को भी आगे कर दिया, किस मामले में, अपने ऊपर सैंक्शन लदवाने में, ठीक है। मतलब विश्व का सबसे ज्यादा सैंक्शन प्रभावित, मतलब सैंक्शन किसके ऊपर लदा हुआ है, रसिया के ऊपर लदा हुआ है। यहाँ तक कि इसे जो इंटरनेशनल एक
होता है जिसमें करेंसी का लेन देन होता है, ठीक है, उससे भी इसको बाहर कर दिया गया था, ठीक है। तो जो रूल्स है इसके ऊपर इतना सैंक्शन ला दिया गया था कि कोई भी देश इसके साथ व्यापार करेगा तो उस देश के ऊपर भी क्या किया जाएगा, उस देश के ऊपर भी सैंक्शन ला दिया जाएगा। लेकिन इसी क्रम में सभी देश तो डर जाते हैं, लेकिन भारत क्या करता है, भारत इसके साथ लगातार व्यापार करता रहता है, ठीक है। यहाँ तक कि ईयू वगैरह भी क्या कर देते हैं, जो आपका पूरा यूरोप महाद्वीप है वो क्या करता था, रूस से ऑयल और गैसेस को इंपोर्ट करता था। आपको पता है जो ईयू है मकर रेखा, ठीक है, जो कर्क रेखा है उससे काफी ऊपर स्थित देश है, ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर स्थित देश है। और इसके ऊपर जितने भी देश होते हैं वहां पर ठंडी काफी अधिक मात्रा में पड़ती है, तो उन्हें ठंडी के टाइम क्या होता है, ठंडी के टाइम गैस की जरूरत पड़ती है, जिससे वो अपने कमरे को गर्म रखते हैं, ठीक है। तो रूस क्या करता है, रूस खुद क्या करता है, ईयू में जितनी भी जाने वाली गैस या ऑयल की सप्लाई थी उसे रोक देता है, ठीक है, रोक देता है। लेकिन इसकी पूर्ति कौन करता है, ईयू की पूर्ति कौन करता है, इधर रूस ईयू की पूर्ति करता है भारत, ठीक है, रसिया से मंगाता है और रसिया से मंगा के किसको बेचता है, बढ़िया सप्लाई करके, बढ़िया रिफाइन करके ईयू को बेचता है और अच्छे खासे पैसे कमाता है, ठीक है। यही रीजन है कि जुलाई महीने में ये चाइना को भी पीछे कर देता है, ठीक है। भारत की इतनी खपत नहीं है जितना ये क्या करता है, नंबर 1 पे आ गया है, इतनी भारत की खपत थोड़ी है, क्योंकि भारत और भी खाड़ी देशों से क्या करता है, ऑयल को मंगवाता है, ठीक है। तो ये चीन को भी पीछे कर देता है और रूस का नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर बन जाता है, ठीक है। और बात करते हैं कि हाल ही में खबर आई है, जो आपके राइटर्स है, मिंट है, ये जो इंटरनेशनल अखबार है, न्यूज़पेपर है, ये बताते हैं कि भारत क्या करता है, भारत रसिया को चोरी छिपे वेपन बनाने के औजार भी भेज रहा है, ठीक है, जो इक्विपमेंट होते हैं वेपन बनाने के, क्या कर रहा है, माइक्रोचिप वगैरह भी बेच रहा है, ठीक है। आप मिसाइल वगैरह बनाते हो, ड्रोन वगैरह बनाते हो, तो उसमें बहुत सारे सेमीकंडक्टर चिप लगते हैं, ठीक है। तो इसकी पूर्ति कौन कर रहा है, रसिया। कौन कर रहा है, भारत कर रहा है, ठीक है, कौन कर रहा है, भारत कर रहा है, क्योंकि भारत इतना अधिक मात्रा में इसे तेल खरीदा, जो पैसा गया, रुपया गया, ठीक है, उसको वापस भी तो लाना है, ठीक है। वापस कैसे आएगा, जब भारत यहाँ से सामान बेचेगा, ठीक है। तो रूस को कोई भी और देश क्या करता है, ये तो चाइना क्या करता है, नंबर 1 चाइना सप्लाई करने में है, ठीक है। कौन है, नंबर 1 पर चाइना है, ठीक है। और अभी हाल ही में भारत क्या बना है, दूसरा सबसे सप्लाई चेन बना किसका, रसिया का, ठीक है, क्योंकि और कोई भी देश इसे सप्लाई नहीं कर सकते। जापान वगैरह सब अमेरिका की कठपुतली है, ठीक है। एंड जितने भी ईयू वगैरह, ईयू के देश है, जब वो फ्रांस हो एंड इंग्लैंड वगैरह हो, तो वो सब तो भेज नहीं सकते, क्योंकि उनकी ऑलरेडी लड़ाई है रूस से, ठीक है। तो हाल ही में दूसरा सबसे बड़ा सप्लाई कौन बना है, भारत बना है। भारत जितना भी पैसा से क्रूड ऑयल खरीदा है, उसे क्या कर रहा है, धीरे धीरे वापस मंगा रहा है, ठीक है। रूस को बोलता है कि अभी आपको क्या चाहिए आप बताइए, ठीक है। और देखो ये जो खबर आई है, एंड ये खबर यूएसए तक भी गई है, ये खबर यूएसए तक भी गई, क्योंकि इंटरनेशनल ने अपने अखबार में छापा, बड़ी बड़ी हेडिंग में लिखा है, ठीक है। अगर यूएसए के ऊपर जाता है तो क्या यूएसए भारत के ऊपर सैंक्शन ला देगा, नहीं लादेगा। देखो लादेगा या नहीं लादेगा ये तो बात की बात है, ठीक है। ये तो वो अगर अमेरिका भारत की अगर नहीं बैठती तब वो फिर ये काम कर सकता है, ठीक है। लेकिन भारत के ऊपर जब अगर पूछा जाता है कि क्या भैया आप भेज रहे हो, तो भारत सीधे मना कर देता कि मैं हथियार नहीं भेज रहा हूँ, ठीक है, मैं भेज रहा हूँ सेमीकंडक्टर, जो कि कंप्यूटर में भी यूज होते हैं, वेपन्स में भी यूज होते हैं। अब ये रसिया के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसमें यूज कर रहा है, अब हम थोड़ी जानते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ी जानते हैं कि आप क्या बना रहे हो क्या नहीं, मैं तो भेज रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से अमेरिका ये तो डायरेक्टली क्लेम नहीं कर सकता कि आप वेपन बनाने के औजार भेज रहे हो, आप क्या कर रहे हो, ठीक है, रॉ मटेरियल भेज रहे हैं। रॉ मटेरियल तो सभी देश भेजते हैं एक दूसरे को, ठीक है। आप क्या यूज कर रहे हो, आप किस चीज में यूज कर रहे हो, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। आपको सैंक्शन लाना है, रसिया के ऊपर ला दो, रसिया डरता नहीं अमेरिका से, ठीक है। तो इस तरीके से भारत जितना भी पैसा भेजा धीरे धीरे मंगा रहा है, ठीक है, इसे रसिया से, ठीक है, सारे सामान भेज रहा है। और इस क्रम में भारत दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना है, किसका, रूस का, ठीक है। सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या जाएगा, भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी ईरान वगैरह भी करते हैं, लेकिन ईरान इस समय खुद वार में जुटा हुआ है, ठीक है। और बात करते हैं, देख लो यहाँ पर $60 मिलियन वगैरह का व्यापार हुआ है भारत और रूस के बीच में, ठीक है। नंबर 1 पे अगर बात करते हैं तो चाइना है, कौन है, नंबर 1 पे अगर बात करते हैं तो चाइना है। और हाल ही में एससीओ की मीटिंग होती है, सुनाई पड़ रहा था पुतिन वगैरह भैया भी आएंगे, लेकिन कोई नहीं आता, ठीक है। सब अपने यहाँ पे क्या देते हैं, रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं। भारत विदेश मंत्री को भेजता है, इसी तरीके से चाइना अपने यहाँ के प्रधानमंत्री को भेज देते हैं, और रूस भी अपने यहाँ के जो एंड विदेश मंत्रालय है, प्रधानमंत्री है, उनको भेज देते हैं, ठीक है। कोई यहाँ पर अच्छा खास नेता नहीं जाता है, ठीक है। भारत से भी विदेश मंत्री जाते हैं। चलो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये यूपीपी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। यूपीपी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसे बोला जाता है यूएनजीए। कल हमने बताया था यूनाइटेड नेशन के 6 बड़े अंग में यूएनजीए बताया था, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। क्या होता है, यूनाइटेड नेशन
जनरल असेंबली इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। और हाल ही में इसके 18 नए सदस्य बने हैं। ठीक है, हाल ही में 18 इसके नए सदस्य बने हैं, जिसकी स्थापना पूछा गया था शायद कि यूएनजीए की स्थापना कब होती है, तो 2006 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, कब होती है, 2006 में इसकी स्थापना होती है। और एक यूनाइटेड नेशन का एक बड़ा अंग है। ठीक है, एक क्या है, बड़ा अंग है। इसमें कई देश, ठीक है, यूएनजीए के जितने भी मेंबर होते हैं ये बांटे गए हैं। ठीक है, ये इनके मेंबर जो सीटें हैं इसको कॉन्टिनेंट लेवल पर बांटी गई है। ठीक है, कॉन्टिनेंट का मतलब होता है महाद्वीपीय लेवल पर बांटी गई है, कॉन्टिनेंट लेवल पर। जैसे अगर बात करें तो अफ्रीका, और अफ्रीका को कितनी सीटें दी गई हैं, 13 सीटें दी गई हैं। एशिया को कितनी सीटें दी गई हैं, 13 सीटें दी गई हैं। ठीक है, ऐसे करके जितने भी कॉन्टिनेंट है, बड़े कॉन्टिनेंट तो ज्यादा सीटें, छोटा कॉन्टिनेंट तो छोटी सीटें दी गई हैं। ठीक है, इस यूएनजीए की क्या होती है, बैठक होती है। क्या होती है, बैठक होती है। और जितने भी सदस्य होते हैं वो अपने महाद्वीप को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। हाल ही में इसमें से कितने पूछा जा रहा है कि 2025 और 27 के कार्यकाल के लिए कितने नए सदस्य को ऐड किया गया है, तो 18 नए सदस्य को ऐड किया गया। कितने, 18 नए सदस्य को ऐड किया गया है, जिसमें कुछ देश शामिल है। ठीक है, जिसमें कुछ देश शामिल है। अगर बात करते हैं इसमें कुछ सदस्यों की, तो लिख लो इसके अब जो टोटल सदस्य हैं वो है 47 सदस्य। कितने, टोटल 47 सदस्य इसमें शामिल है। ठीक है, और इसमें से हर तीसरे दूसरे साल क्या होते हैं, जो सदस्य का कार्यकाल होता है वो रिटायर होते रहते हैं, जैसे हमारे राज्यसभा में होता है। ठीक है, हर दूसरे साल क्या होते हैं, 1/3 सदस्य रिटायर होते रहते हैं। इसी तरीके से जितने भी सदस्य यहाँ पर होते हैं उनका 2-3 साल कार्यकाल होता है और सभी रिटायर होते रहते हैं। जैसे यूनाइटेड नेशन में देश शामिल है, अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे इस यूएनजीए में भी क्या होते हैं, देश शामिल होते हैं जो क्या करते हैं, अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ा मुखिया वगैरह का काम करते हैं। ठीक है, मुखिया का मतलब समझ रहे हो, इसमें जो भी देश शामिल होते हैं वो थोड़ा नेतृत्व करते हैं। आपके रीजन में कोई भी डिस्प्यूट होता है, कुछ भी होता है, तो आप इसके द्वारा आप यूनाइटेड नेशन में डायरेक्टली बोल सकते हो। ठीक है, इस रीजन में ये सारी चीजें हो रही है, इस पर कंट्रोल किया जाए। तो एंड ये यूएनजीए की स्थापना इसलिए किया गया था, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है, ये संयुक्त राष्ट्र की महासभा है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे थोड़ा सा हम लोग और देखते हैं इसमें कौन कौन से देश शामिल हुए हैं। देखो कुछ देशों को तो गुप्त रखा गया। ठीक है, कुछ देशों को तो नाम बाहर नहीं आया है, कुछ देशों के नाम बाहर आए हुए हैं, जैसे साइप्रस, कोलंबिया, बोलीविया, बेनिन, थाईलैंड, अपना साउथ ईस्ट एशियन का भी एक देश है। ठीक है, और देखो इसका जो कार्यकाल है वो 1 जनवरी 2025 से शुरू होगा और कब तक होगा, 2027 तक। ठीक है, कब तक होगा, 2027 तक होगा। और ये हमारे संयुक्त राष्ट्र का एक क्या है, एक सभा है। ठीक है, जिसमें सभी बैठ के क्या करते हैं, चर्चा करते हैं, बातें करते हैं। ये रही न्यूज की कटिंग, यूएनजीए। और बात करते हैं थोड़ा सा और आगे, और पिक्चर नहीं है क्या, चलो ठीक है। हाँ, यहाँ पर बात करते हैं तो ये सीटें आप लोग लिख लो कि कौन से देश की कितनी सीटें हैं, कौन से महाद्वीप की। तो अफ्रीका की कितनी है, अभी हमने बताया 13 सीटें किसको मिली है, अफ्रीकी जितने भी देश हैं, और 13 सीटें आपके एशिया प्रशांत क्षेत्र को है, और 6 सीटें कहां पर है, 6 सीटें जो है यूरोपीय राज्य, जितने भी यूरोपीय महाद्वीप है इनको 6 सीटें मिली है। और बात करते हैं लैटिन अमेरिका या कैरेबियाई जितने भी अमेरिका देश है, इनको 8 सीटें हैं। ठीक है, 8 सीटें, और 7 सीटें पश्चिमी यूरोप को। ठीक है, पश्चिमी मतलब इधर एंड आपके ब्रिटेन में वगैरह साइड। ठीक है, तो यूरोप को देख लो, 7 13 सीटें को मिला के यूरोप को भी दे दी गई हैं। ठीक है, 8 सीटें में आपका नॉर्थ अमेरिका, मिडिल अमेरिका और सदर्न अमेरिका सभी को 8 सीटें दिया गया है, जिसमें आपका कैरेबियाई देश भी आ जाते हैं, क्यूबा वगैरह सब। ठीक है, तो सारी सीटें आप लोग एक बार लिख लो। उसके साथ हम चलते हैं, अभी हमने बताया कि 47 सदस्यों की टोटल संख्या कितनी हो गई, 47, और लगभग 1/3 जो सदस्य होते हैं हर साल क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। ठीक है, हर साल 1/3 सदस्य बदलते रहते हैं। ठीक है, इसका मुख्य कारण हमने बताया। इसके साथ चलते हैं, हाल ही में क्या होता है, हाल ही में एक शिपयार्ड का निर्माण होता है जो कि बहुउद्देशीय है। बहुउद्देशीय मतलब होता है कि बहुत कामों के लिए इसका यूज किया जाएगा। ठीक है, वो चाहे रक्षा करने के लिए यूज किया जाए या फिर निगरानी करने के लिए यूज किया जाए, तो बहुत उद्देश्यों से इस शिपयार्ड को बनाया गया, जिसका नाम आप लोग लिख लो, समर्थक नाम है। क्या नाम है, समर्थक नाम है। और इसका पूछा जा रहा है इसे कौन बनाया है। ठीक है, इसे कौन बनाया, इस समर्थक को, समर्थक जो शिप है इसे हमारी नेवी के लिए बनाया गया है। ठीक है, भारतीय नौसेना के लिए बनाया गया है, जो कि बहुत उद्देश्य के लिए, बहुत वर्क के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, बहुउद्देशीय है, इसका मतलब इसको बहुत कामों के लिए यूज किया जाएगा, वो चाहे लड़ने के लिए हो, रक्षा करने के लिए हो, निगरानी करने के लिए, सभी कामों के लिए। इसे पूछा जा रहा है कौन सी कंपनी बनाती है, तो आपको यहाँ पर 2-4 कंपनियां दिख रही होंगी जो कि हमारे भारत के लिए बड़ी बड़ी शिप बनाती हैं, हमारे कोस्ट गार्ड के लिए भी बनाती है, हमारी नौसेना के लिए भी बनाती है। इनका नाम है, जैसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है, ठीक है, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड है, मझगांव डॉकयार्ड शिप लिमिटेड है, ठीक है, हिंदुस्तान
एंड हिंदुस्तान शिपयार्ड है, और एक कंपनी का नाम है L&T, ठीक है। ये हमारे, इसका राइट आंसर होगा L&T, जिसका मतलब होता है लॉरेंस एंड टर्बो, ठीक है, जिसका नाम होता है लॉरेंस एंड टर्बो। लॉरेंस एंड टर्बो इसका फुल फॉर्म होता है। न केवल ये हमारे भारत में शिप का निर्माण करती है, ये L&T एक बड़ी कंपनी है, ये हमारे भारत में रोड भी बनाती है, ब्रिज भी बनाती है, ठीक है। बहुत बड़े बड़े वर्क को क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट लेती है गवर्नमेंट से, ठीक है। इसे L&T के नाम से जाना जाता है, इसके नाम से जाना जाता है। इसकी एक ब्रांच है L&T शिपयार्ड, ठीक है। एंड इन्होंने L&T एक बंदरगाह है, कहां पर है, तमिलनाडु में एक बंदरगाह है, उसी बंदरगाह के पास में इस जहाज को बनाया गया है, ठीक है, जिसका नाम कुटियार ऐसा कुछ है, ठीक है। तमिलनाडु में एक बंदरगाह है, उसी बंदरगाह पे इसे बनाया गया है। चलिए आप इसके साथ एक बताइए क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला समुद्री प्रदूषण को साफ करने के लिए, ठीक है, समुद्री प्रदूषण को साफ करने के लिए एक जहाज का अनावरण किया गया था हमारी कोस्ट गार्ड के द्वारा, ठीक है। उसका नाम आपको बताना है, ठीक है, समुद्री प्रदूषण को साफ करने के लिए, ठीक है, हमारी कोस्ट गार्ड के द्वारा, आईसीजे के द्वारा क्या किया गया है, हमारी आईसीजे के द्वारा एक जहाज का अनावरण किया गया है आईसीजे के द्वारा। इसका नाम आपको बताना है, क्या नाम है, समुद्र प्रताप नाम है, क्या नाम है, समुद्र प्रताप नाम है। इसका नाम आप लोग लिख लो, ठीक है, समुद्र प्रताप। ये हमारा आईसीजे का पहला पर्यावरण को साफ करने वाला जहाज है, ठीक है, क्या नाम है, समुद्र प्रताप नाम है, ठीक है। इसका नाम आप लोग लिख लो। इसके साथ हम थोड़ा सा चलते हैं। अच्छा चलो ये बताओ आप लोग कि तमिलनाडु में 2-3 बंदरगाह है, ठीक है। एक कौन सा बंदरगाह है, एक चेन्नई बंदरगाह है, एक एन्नोर पोर्ट है, ठीक है, एक एन्नोर पोर्ट है, एक चेन्नई पोर्ट है, और एक अभी यहाँ पर हम आप लोगों को नाम दिखा रहे हैं कट्टुपल्ली, ठीक है, कट्टुपल्ली एक पोर्ट है, इसी पोर्ट पर बनाया गया है, ठीक है। इस जहाज का नाम क्या नाम है, जहाज का नाम जो अभी हमने बताया पर्यावरण को साफ करने वाला, उसका नाम समुद्र प्रताप है, लिख लेना, ठीक है, समुद्र प्रताप, ठीक है। तो ये रहा आपका आज का सेशन, और आज का सेशन का ये रहा जहाज, ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं, ये जो हमने सारी चीजें बताया, ये तमिलनाडु में इसका पिक्चर ये लगा है, ठीक है। यहाँ पर देखो कट्टुपल्ली एक पोर्ट है यहीं पर, और इसके साथ साथ ही तमिलनाडु में और भी पोर्ट है, इसके साथ साथ तमिलनाडु में देखो यहाँ पर और भी पोर्ट है, एन्नोर पोर्ट है, ठीक है, और उसके बाद चेन्नई पोर्ट है, ये सारे तमिलनाडु के पोर्ट है, ठीक है। विशाखापट्टनम आपका आंध्र प्रदेश का है। तो इसके साथ ही आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी वो नेक्स्ट दिन होगी, ठीक है। यदि क्लास आपको पसंद आती है तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।